नमस्ते दोस्तों, मैं राहुल सर आप सभी का स्वागत करता हूँ आपके YouTube चैनल फाइनेंस बाय राहुल पर। तो हमारी दोस्तों ये एक सीरीज़ चल रही है जिसे कहते हैं म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर सीरीज़, जो कि एक सर्टिफिकेशन कोर्स है NISM द्वारा, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ सिक्योरिटीज़ मार्केट द्वारा, जिसके 12 चैप्टर हम लोग कंप्लीट करने वाले हैं, जिसका एक चैप्टर ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुका है। अभी हम लोग दूसरे चैप्टर के दूसरे लेक्चर पर है और आज का ये हमारा 11वां लेक्चर है। तो आइए शुरू करते हैं आज का लेक्चर। कल हमारा जो हुआ था लेक्चर, उसमें हमने आपको चैप्टर 1 में दिए हुए 5 सवालों के जवाब दिए और सेकंड चैप्टर कॉन्सेप्ट एंड रोल ऑफ अ म्यूचुअल फंड ये शुरू किए थे, जिसमें हमने कॉन्सेप्ट एंड रोल ऑफ म्यूचुअल फंड पर डिस्कशन कल कर चुके हैं। आज जो है हमारा टॉपिक है इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव ऑफ म्यूचुअल फंड्स। यहाँ से आगे जाएंगे तो शुरू करते हैं। म्यूचुअल फंड सिक्स टू मोबाइलाइज मनी। अभी इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव क्या है म्यूचुअल फंड्स के? म्यूचुअल फंड सिक टू मोबाइलाइज मनी फ्रॉम ऑल पॉसिबल इन्वेस्टर्स। वेरियस इन्वेस्टर्स हैव अ डिफरेंट इन्वेस्टमेंट प्रेफरेंसेस एंड नीड। म्यूचुअल फंड में काफ़ी सारे लोगों से, अलग अलग लोगों से पैसा लाया जाता है और इन सभी के अलग अलग प्रेफरेंसेस और आवश्यकताएं होती है। In order to accommodate these preferences, mutual fund mobilize different pool of money. उन सभी को पूरा करने के लिए वो अलग रास्तों से पैसे लाते हैं। Each such pool of money is called a mutual fund scheme. अलग रास्ते मीन्स अलग अलग स्कीम में पैसे लाते हैं। So every scheme has a pre-announced investment objective. अभी जितनी भी स्कीम्स बनती हैं उनका प्री अनाउंस ऑब्जेक्टिव होता है, यानी ऑब्जेक्टिव पहले से ही तय रहता है कि जो भी पैसा लाया जाएगा इस स्कीम के द्वारा, इस स्कीम के लिए वो पैसा उसी स्कीम में लगाया जाएगा। ये ऑब्जेक्टिव पहले से तय होता है। इन्वेस्टर्स इन्वेस्ट इन अ म्यूचुअल फंड स्कीम हुज इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव रिफ्लेक्ट देयर ओन नीड एंड प्रेफरेंसेस। उस स्कीम में वही इन्वेस्टर्स निवेश करते हैं जिनका ऑब्जेक्टिव वो स्कीम पूरा करती है। आगे उदाहरण में समझेंगे। द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ वेरियस स्कीम्स फ्रॉम द बेसिक नीड ऑफ एन इन्वेस्टर्स। और हर ऑब्जेक्टिव को इन्वेस्टर की बेसिक नीड को ध्यान में रख के बनाया जाता है, जो कि होती है सेफ्टी, लिक्विडिटी एंड रिटर्न्स। लेट अस लुक एट सम एग्जाम्पल। तो यहाँ देखिए एग्जाम्पल्स ऑफ इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव। जैसे कि आपको ओवरनाइट फंड, ये एक फंड है ओवरनाइट फंड। द स्कीम इंटेंड टू प्रोवाइड रीजनेबल इनकम अलॉन्ग विथ हाई लिक्विडिटी बाय इन्वेस्टिंग इन ओवरनाइट सिक्योरिटी हैविंग अ मैच्योरिटी ऑफ 1 बिजनेस डे। अगर आपको एक रात के लिए पैसे लगाना है तो उसके लिए भी स्कीम है। जिन लोगों को रोज पैसा चाहिए उसके लिए भी स्कीम है। ओके, जिसको ओवरनाइट फंड कहा जा रहा है टाइप्स ऑफ म्यूचुअल फंड स्कीम में। इसी को लिक्विड फंड भी कहा जाता है। ओके, इसमें कैसे होता है कि जैसे अगर आपने इस लिक्विड फंड में पैसे लगाए, समझ लीजिए आपकी पगार 50,000 रुपया है, तो अगर आपने इस फंड में पैसे लगाए तो जैसे आपकी पगार हो जाएंगी आपके अकाउंट में से पैसे ये स्कीम में चले जाएंगे 50,000। अभी मान के चलिए उसमें 7-8 हज़ार रुपये की कोई EMI होंगी 2 तारीख की, 5 तारीख की कोई EMI होंगी, 10 तारीख को आपको कुछ पैसे चाहिए होंगे। तो वैसे उस स्कीम में आपने वो लगा के रखा है, तो बराबर उस 2 तारीख को, जैसे 50,000 रुपये में से 2 तारीख को अगर आपकी 8,000 रुपये की EMI, तो 1 तारीख को आपके अकाउंट में पैसे आ जाएंगे ताकि दूसरे दिन की EMI बाउंस ना हो। सिर्फ 8,000। फिर 8 तारीख को कुछ पैसे लग रहे तो उतने पैसे वहाँ से निकल जाएंगे। तो ऐसे टुकड़े में वहाँ से पैसे निकलते जाएंगे और बचे हुए पैसे हमारे वहाँ इन्वेस्टेड रहेंगे, जो रोज थोड़ा ना थोड़ा बढ़ रहे होंगे। ऐसी स्कीमें हैं म्यूचुअल फंड्स में। उसके बाद इक्विटी फंड, ये दूसरा उदाहरण है। तो मतलब अगर कोई भी स्कीम बनती है, जैसे ICICI इक्विटी फंड, एक्सिस इक्विटी फंड, SBI, बिरला सन लाइफ, L&T म्यूचुअल फंड, इन सबका कोई इक्विटी फंड वाला होगा, इक्विटी फंड ग्रोथ या इक्विटी फंड डिविडेंड। तो इस स्कीम में जो भी इन्वेस्टर्स इन्वेस्ट कर रहे हैं उनका पैसा इक्विटी और इक्विटी रिलेटेड इंस्ट्रूमेंट्स यानी कॉरपोरेट कंपनीज के शेयर्स में ये पैसे लगते हैं। उसके बाद है हाइब्रिड फंड यानी अगर आपको जैसे किसी को, इसमें क्या होता है कि किसी के जो भी इन्वेस्टर्स के पैसे होते हैं वो थोड़े पैसे इक्विटी एंड इक्विटी रिलेटेड इंस्ट्रूमेंट्स में लगते हैं और थोड़े पैसे डेट में रहते हैं। इक्विटी बोले तो थोड़ा सा रिस्की हो जाता है, कमर्शियल कंपनीज,
एंड डेट बोले तो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज जैसी जगहों पे पैसे निवेश करना, जहाँ पे स्टेडीली बढ़ते रहते, रिटर्न्स कम है लेकिन कन्फर्म है। तो हाइब्रिड फंड मीन्स कॉम्बो ऑफ इक्विटी एंड डेट। देन लॉन्ग ड्यूरेशन फंड, यानी आपने अगर लंबे समय के लिए पैसे लगाना है, थोड़े थोड़े पैसे बढ़ते रहने चाहिए, तो वो एक। तो जैसे जैसे इन्वेस्टर्स के ऑब्जेक्टिव रहते वैसे मार्केट में बहुत सारे स्कीम्स बनी हुई हैं उनके ऑब्जेक्टिव को पूरा करने के लिए। As can be seen from the above example, the investors' objective are a combination of safety, liquidity and returns. तो हम देख पा रहे ऊपर कि जो एग्जाम्पल दिए उसमें अगर इन्वेस्टर्स का ऑब्जेक्टिव है कि सेफ रहे पैसे, लिक्विडिटी रहे, रिटर्न्स रहे, तो वो रेगुलर इनकम और लॉन्ग टर्म कैपिटल एप्रिसिएशन जैसे प्रोडक्ट में जा सकते हैं। It is in line with this objective that the scheme would decide the investment universe, that is the type of security to invest as discussed in the previous chapter. Different asset classes serve different purposes exactly in the same way the scheme that seeks liquidity invest in money market security and those seeking capital appreciation invest in equity. ओके तो जो भी टाइप की सिक्योरिटी होती है जहाँ पे हम निवेश करते हैं, तो डिफरेंट असेट क्लास है तो वो डिफरेंट पर्पसेस के लिए बनाई जाती है। ओके ये यहाँ दिया गया है। म्यूचुअल फंड स्कीम आर ऑफन क्लासिफाइड इन टर्म्स ऑफ द इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव एंड ऑफन अ terms of investment universe where they invest. As can be seen from the discussion above, there is a very close relation between the two types of classification. Okay, the money mobilized from investors is invested by the mutual fund scheme in a portfolio of security as per the stated investment objective. Profit or losses, as the case might be, belong to the investors or unit holders. No other entity involved in the mutual fund in any capacity participated in the scheme's profit or losses. They are all paid a fee or commission for the contribution they make to launching the operating the schemes. देखिए यहाँ पर जो भी इन्वेस्टर्स किसी भी स्कीम में पैसे लगाता है अपने ऑब्जेक्टिव को ध्यान में रख के, अभी मैं आपको क्लियर करता हूँ। ऑब्जेक्टिव मतलब कैसा कि कोई इन्वेस्टर्स होगा जो रिस्क ले सकता है लेकिन उसे थोड़ा फास्ट पैसा बढ़ना चाहिए, तो ऐसे लोग इक्विटी म्यूचुअल फंड्स में जाते हैं। कुछ लोग ऐसे होते हैं कि भैया मेरे लगाए हुए पैसे नहीं डूबने चाहिए, थोड़े से स्लो बढ़े तो चलता है, ऐसे लोगों के पैसे डेट मार्केट में डाले जाते हैं। कुछ लोग होते हैं कि जो थोड़ा रिस्क ले सकते हैं, थोड़ा सा पैसा सेफ भी रहना चाहिए, तो ऐसे लोगों को हाइब्रिड फंड दिया जाता है। तो अलग अलग लोगों के अलग अलग ऑब्जेक्टिव, उसके हिसाब से अलग अलग स्कीम्स होती है। लेकिन इस स्कीम्स में जो भी बंदा पैसे लगा रहा है, जो भी इन्वेस्टर्स इन्वेस्ट कर रहा है, इस स्कीम से होने वाला प्रॉफिट और लॉस ये सिर्फ उस तक है। जैसे मैं इन्वेस्टर हूँ, किसी स्कीम में मैंने पैसे लगाया, तो उस स्कीम में अगर प्रॉफिट हुआ तो वो मेरा है, उस स्कीम में अगर लॉस हुआ तो वो भी मेरा है। यहाँ पर स्कीम चलाने वाले असेट मैनेजमेंट कंपनियाँ, ये लोग जो इसमें काम कर रहे हैं, इनका प्रॉफिट और लॉस में कोई लेना देना नहीं होता है। इन्हें फीस मिलती है, इन्हें कमीशन मिलता है, बस यही इस लास्ट पैराग्राफ में बताया है। अब इन्वेस्टमेंट पॉलिसी ऑफ म्यूचुअल फंड। ईच म्यूचुअल फंड स्कीम स्टार्ट विथ एन इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव। अभी हर म्यूचुअल मतलब पॉलिसी की अगर बात करें तो जो भी म्यूचुअल फंड स्कीम शुरू हो रही है उसका एक ऑब्जेक्टिव होता है, उद्देश्य होता है। जैसे कि इक्विटी फंड है तो सारा पैसा इक्विटी में जाएगा, डेट फंड है तो सारा पैसा डेट में जाएगा, हाइब्रिड है तो थोड़ा इक्विटी थोड़ा डेट, तो ऑब्जेक्टिव पहले से तय होता है। सिंस म्यूचुअल फंड आर इन्वेस्टेड व्हीकल दैट इन्वेस्ट इन डिफरेंट एसेट कैटेगरी, द म्यूचुअल फंड स्कीम रिटर्न्स वुड डिपेंड ऑन द रिटर्न जनरेटेड फ्रॉम द अंडरलाइंग इन्वेस्टमेंट्स। ऑब्वियसली किसी भी म्यूचुअल फंड स्कीम का जो रिटर्न है वो जहाँ पैसे लगा रहे हैं उनके परफॉर्मेंस पे तय है। Hence, once the investment objectives finalize, the mutual fund scheme invested policy is arrived at. जैसे वो लोग जैसे स्कीम बन गई, सब तैयार हो गया तो पैसे लगाना शुरू। This is to achieve the investment objective. The investment policy includes the scheme asset allocation. अब इस इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव में पहले से तय कर लेते कि पैसे कहाँ लगने वाले हैं और उसका स्टाइल क्या होने वाला है। A mutual fund scheme with the objective of providing liquidity would invest in money market instruments or in debt papers or very short term maturity. अभी कोई बंदा ऐसा है कि जिसको तुरंत पैसे लगते रहते, तो ऐसे वाले पैसे मनी मार्केट में, डेट पेपर्स में, शॉर्ट टर्म मैच्योरिटी में वो पैसे लगाए जाते। A mutual fund scheme that aims to generate capital appreciation over a long period would invest in equity shares. अगर लंबे समय के लिए पैसे लगाना है तो वो इक्विटी मार्केट में जाते हैं। This would reflect in the scheme asset allocation. ये सब आपको जब स्कीम बनती है तो वहाँ दिया रहता है कि कहाँ कहाँ पैसे लगने वाले।
विच वुड बी डिस्क्लोज इन द स्कीम इन्फॉर्मेशन डॉक्यूमेंट, जो हमारा सीड डॉक्यूमेंट होता है, आगे सीखने वाले हम डॉक्यूमेंटेशन सीड साई कीम क्या होता है, तो यहाँ दिया रहता है सारी इन्फॉर्मेशन. हाउएवर इवन विद इन द सेम एसेट कैटेगरी द फंड मैनेजर में अडॉप्ट डिफरेंट स्टाइल. अभी सेम स्कीम भी रही तो उसमें अलग स्टाइल हो सकता है, जैसे ग्रोथ स्टाइल और वैल्यू स्टाइल, और अ डिफरेंट लेवल ऑफ पोर्टफोलियो कॉन्सेंट्रेशन, फोकस फंड, डाइवर्सिफाइड फंड, अलग अलग. ओके, सो दीज आर सम कॉन्सेप्ट्स इन म्यूचुअल फंड, इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स. नंबर 1, यूनिट्स. जैसे हम म्यूचुअल फंड्स में निवेश करते हैं तो हमें शेयर होल्डर, जैसे स्टॉक मार्केट में निवेश करते हैं तो उन्हें शेयर्स मिलते हैं, इसलिए उन्हें शेयर होल्डर कहा जाता है. जो भी इन्वेस्टर्स म्यूचुअल फंड में निवेश करता है तो उसे यूनिट्स मिलते हैं, तो उसे यूनिट होल्डर कहा जाता है. द इन्वेस्टमेंट दैट एन इन्वेस्टर्स मेक्स एंड स्कीम्स इज ट्रांसलेटेड इनटू अ सर्टेन नंबर ऑफ यूनिट्स इन द स्कीम. द इन्वेस्टर्स इन अ स्कीम्स इज इशू यूनिट ऑफ द स्कीम. यानी अगर आपने म्यूचुअल फंड में पैसे लगाया है तो जो भी आपका नेट असेट वैल्यू होगा, जिस दिन आपका SIP का डेट लगने वाला है उस दिन NAV का जो भी वैल्यू होगा, मान के चलिए नेट असेट वैल्यू 250 रुपये है, जिस भी इक्विटी फंड में आप, जिस भी म्यूचुअल फंड में आप पैसे लगा रहे वहाँ का NAV 250 रुपये और 1000 रुपये आपका SIP है, तो आपको 4 यूनिट मिलेंगे उस दिन. और इसका दूसरे दिन कंसोलिडेटेड अकाउंट स्टेटमेंट आ जाएगा आपको. फेस वैल्यू. टिपिकली एवरी यूनिट हैज़ अ फेस वैल्यू. द फेस वैल्यू इज रिलेवेंट फ्रॉम एन अकाउंटिंग परस्पेक्टिव. हर इसका फेस वैल्यू होता है हर यूनिट का 10 रुपये, जो आपके अकाउंटिंग परस्पेक्टिव को पूरा करता है. देन यूनिट कैपिटल. द नंबर ऑफ यूनिट इशू बाय अ स्कीम मल्टीप्लाई बाय इट्स फेस वैल्यू इज द कैपिटल ऑफ द स्कीम, इट्स यूनिट कैपिटल. ओके, तो जो भी नंबर ऑफ यूनिट है इशू किए स्कीम में उसको मल्टीप्लाई करेंगे फेस वैल्यू के साथ, तो आपको यूनिट का कैपिटल मिल जाएगा. जैसे अभी 250 रुपये यूनिट है. ओके, 4 यूनिट आएंगे, 1000 को डिवाइड करेंगे 250 से, तो बस ये 4 यूनिट को फेस वैल्यू से मल्टीप्लाई करेंगे तो यूनिट कैपिटल आपको आ जाएगा. रिकरिंग एक्सपेंसेस. रिकरिंग एक्सपेंसेस यानी कुछ एक्सपेंसेस ऐसे जो बार बार लगने वाले. द फीस और कमीशन पेड टू वेरियस म्यूचुअल फंड कॉन्स्टिट्यूएंट कम आउट ऑफ द expenses charged to the mutual fund scheme. These are known as recurring expenses. These expenses are charged as a percentage to the scheme asset under management. ठीक है, अभी ऑब्वियसली जिस भी म्यूचुअल फंड के द्वारा हम लोग इन्वेस्ट करने वाले हैं उन सबका पेमेंट रहता है, फीस रहती है, कमीशन रहती है, पगार रहती है. अब कोई पेमेंट 1 महीना 2 महीना तो नहीं लेगा, जितने दिन काम कर रहा है, जितने साल काम कर रहा है, पैसे लेते रहेगा. तो ये जो एक्सपेंसेस है वो रिकरिंग होते हैं, बार बार आपको लगते हैं, हर बार लगते हैं. और ये तय होता है, इसका परसेंटेज तय होता है असेट अंडर मैनेजमेंट पे, यानी कितने पैसे वो मैनेज कर रहे हैं. जैसे आपने 1000 रुपये महीना डाल रहे हो तो साल भर में आपने 12,000 रुपये डाला तो आपके 12,000 मैनेज हो रहे हैं. ऐसे 30-40 हज़ार करोड़ बहुत सारे पैसे यहाँ पे मैनेज होते हैं, तो उसके हिसाब से परसेंटेज तय करता है सेबी. ओके, अब इन परसेंटेज का क्या होता है, कितना होता है, चेंज करते वक्त क्या करना है, चेंज कर सकते हैं नहीं कर सकते, ये सब चीज़ें आगे वाले चैप्टर्स में हम लोग पढ़ने वाले. द स्कीम एक्सपेंसेस आर डिडक्टेड वाइल कैलकुलेटिंग द NAV. ठीक है, NAV कैलकुलेट करते वक्त ये पहले अपने पैसे काट लेते हैं. दिस मीन्स दैट द हायर द एक्सपेंसेस लोअर द NAV. ज़्यादा एक्सपेंस होगा तो NAV कम होगा, कम एक्सपेंसेस होगा तो NAV ज़्यादा होगा. एंड हेंस लोअर द इन्वेस्टर्स रिटर्न, और इन्वेस्टर्स के रिटर्न भी कम होंगे. गिवन दिस सेबी हैज़ इम्पोज स्ट्रिक्ट लिमिट्स ऑन हाउ मेनी एक्सपेंसेस कुड बी चार्ज टू द स्कीम. इसके लिए सेबी ने बता रखा है कि कितने पैसे आप चार्ज कर सकते हो, उसके लिए कैप लगा के रखिए. फॉर रनिंग द स्कीम फॉर म्यूचुअल फंड ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस आर ऑल्सो इनकर्ड. इसमें ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस भी इन्वॉल्व होते हैं. उसके बाद नेट असेट वैल्यू. अब ये NAV क्या होता है, तो द ट्रू वर्थ ऑफ यूनिट ऑफ द म्यूचुअल फंड स्कीम्स इज अदरवाइज कॉल्ड NAV ऑफ द स्कीम. देखिए, जो हम म्यूचुअल फंड खरीदते हैं तो जैसे आपने शेयर्स खरीदा तो आपको शेयर का प्राइस पता रहता कि कोई फलाना कंपनी का आपको शेयर खरीदना है तो उसका प्राइस दिया हुआ है, दैट प्राइस इज द लास्ट, मतलब 200 रुपये प्राइस होगा तो 200 रुपये का शेयर मिलने वाला है. वैसे ही म्यूचुअल फंड में NAV होता है. NAV मतलब उस म्यूचुअल फंड का प्राइस. जैसे मैं उदाहरण में 250 रुपये बता रहा हूँ, तो इसको भी कैलकुलेट करते इसका फॉर्मूला रहता है, सीखेंगे हम लोग. व्हेन द इन्वेस्टमेंट एक्टिविटी इज प्रॉफिटेबल द ट्रू वर्थ ऑफ यूनिट इंक्रीजेस. बराबर, अभी जहाँ इन्वेस्ट हो रहा है वहाँ पे प्रॉफिट हो रहा है तो हमारे यूनिट का प्राइस बढ़ते रहेगा, NAV बढ़ते रहेगा. व्हेन देर आर लॉसेस तो NAV घटेगा, लॉस हुआ तो NAV घटेगा. द NAV इज ऑल्सो द नेट realizable value per unit in case of the scheme is to be liquidated. How much money could be generated if all the holding of the schemes are sold
एंड कन्वर्टेड इनटू कैश। ओके, तो एनएवी का जो प्राइस है उसमें नंबर ऑफ यूनिट कितने, नंबर ऑफ यूनिट मल्टीप्लाई बाय एनएवी, तो वहाँ का एयूएम निकल जाएगा कितने पैसे वहाँ लगे हैं। आगे एनएवी का कैलकुलेशन है हम वहाँ सीखेंगे। असेट अंडर मैनेजमेंट, अभी मैंने कहा कि उदाहरण दिया था आपको, 1000 रुपये डाला आपने साल भर में, 12,000 रुपये डाले तो 12,000 रुपये इज द एयूएम। तो आप अकेले तो नहीं होते स्कीम में, काफ़ी लोग होते हैं जो पैसे लगाते, तो उन सबका पैसा इसको असेट अंडर मैनेजमेंट की, मैनेजमेंट के अंडर कितना पैसा मैनेज कर रहे हो लोग। द सम ऑफ ऑल इन्वेस्टमेंट्स मेड बाय इन्वेस्टर्स इन द म्यूचुअल फंड स्कीम्स इन द एंटायर म्यूचुअल फंड स्कीम्स एंड साइज विच इज ऑल्सो नोन एज स्कीम्स असेट अंडर मैनेजमेंट। जैसे हम 1000 रुपये लगा रहे हैं महीने के, तो साल भर में हमारे 12,000 हो गए। हमारे से लाखों लोग लगा रहे होंगे, कोई 1000 कोई 500, हर महीने मान के चलो 10 लाख रुपए का इन्वेस्टमेंट उनके पास आ रहा है, तो साल भर का 1 करोड़ 20 लाख हो गया असेट अंडर मैनेजमेंट। ऐसा ये हर महीने बढ़ते जाता है, असेट अंडर मैनेजमेंट हर दिन बढ़ता है। दिस कैन ऑल्सो बी ऑब्टेन बाय मल्टीप्लाइंग द करंट एनएवी विथ द टोटल यूनिट्स आउटस्टैंडिंग। द रिलेटिव साइज ऑफ म्यूचुअल फंड कंपनी asset management company is accessed by their asset under management. When a scheme is first launched, asset under management is the amount mobilized from investor. Thereafter, if the scheme has positive profitable metric, the AUM goes up and negative profitability metric will pull it down. ठीक है, स्टार्टिंग में लोगों ने जितना पैसा लगाया है वही असेट अंडर मैनेजमेंट होता है। फिर जो स्कीम जिस स्टॉक में लगाए हैं वहाँ अगर पैसे बनाए तो AUM प्लस, तो उसको बोलेंगे प्रॉफिटेबल मेट्रिक्स गोज अप एंड निगेटिव में गोज डाउन। Further, if the schemes is open to receiving money from investors even post NFO, then such contribution from investors boost the AUM. और उसके बाद जैसे स्कीम लॉन्च होने के बाद इन्वेस्टर्स लोगों से पैसा आते जा रहा है तो AUM बढ़ते जाएगा। कन्वर्सली, इफ द स्कीम पेज एनी मनी टू द इन्वेस्टर्स, स्कीम में से कोई पैसे निकाल लेगा तो AUM घट जाएगा। The AUM thus capture the impact of the profitability metric and the flow of unit holder money to or from the scheme. ना आज का लास्ट पॉइंट, मार्क टू मार्केट एंड देन एडवांटेज ऑफ म्यूचुअल फंड, ये हम कल देखेंगे। मार्क टू मार्केट क्या होता है कि द प्रोसेस ऑफ वैल्यूइंग ईच सिक्योरिटी इन द इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो ऑफ द स्कीम एंड इट्स करंट मार्केट वैल्यू इज कॉल्ड मार्क टू मार्केट। क्या बोल रहे हैं कि जब हम हर सिक्योरिटी, ठीक है, द प्रोसेस ऑफ वैल्यूइंग ईच सिक्योरिटी, जब हम हर सिक्योरिटी के मतलब ईच एंड एवरी सिक्योरिटी का वैल्यू निकालते हैं, प्रोसेस निकालते हैं इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो में से स्कीम्स के current market value, this is called mark to market. The mark to market valuation is done only on daily basis for the calculation of daily NAV of a mutual fund scheme. This results is daily fluctuations in the NAV of all the scheme. मतलब हर सिक्योरिटी की रोज की वैल्यू निकालना, दैट इज व्हाट मार्क टू मार्केट। तो आई होप आपको आज का लेक्चर समझ में आया होगा। सो गाइज, इसके बाद का जो एडवांटेज ऑफ म्यूचुअल फंड एंड डिसएडवांटेज या लिमिटेशंस ऑफ म्यूचुअल फंड ही हम आने वाले लेक्चर्स में कंप्लीट करेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।